हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोर्ट से में। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। बेसिकली आज मैं जो वेब पोर्टल है www.courtse.com, जिसका मैं और मेरे कलीग दुष्यंत तिवारी जो है वो उसके मेंटर हैं, उसके हवाले से मैं कोई बात आज नहीं करूँगा। और वो एक अलग सा मसला रहेगा, मैं अगले वीडियो में उस पर डील करूँगा। लेकिन ये जो जानकारी मैं आप सभी के सामने मैं ला रहा हूँ, ये रिलेटेड है एक NCLAT एनक्लैड जो प्रैक्टिसिंग लॉयर जो हैं वो जिस तरीके से रेफरेंस देते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, शॉर्ट फॉर्म में एनक्लैट। तो ये एनक्लैट का जजमेंट है दिल्ली। तो ये जो जजमेंट है वो चेयरपर्सन की बेंच से आया हुआ है और 27 नवंबर का ये जजमेंट है। मेरे सामने स्क्रीन पर वो जजमेंट अवेलेबल है और मेरे पोर्टल पे, यानी जिसका मैं मेंटर हूँ, www.courtse.com, उस पे भी ये जानकारी अवेलेबल ही है। तो शॉर्ट सिनॉप्सिस या क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था वो ये है कि कैन अ पर्सनल guarantors against whom a recovery certificate has been issued by DRT but who have not been made any payment in discharge of their guarantee to the creditor be accepted as a financial creditor in the CIRP of corporate debtor or principal borrower। मुद्दा सिंपल है। पहले ये जो क्वेश्चन रेज किया है उसका जो स्कीमेटिक है वो मैं समझा दूँ। बैंक रिकवरी प्रोसीडिंग जो है, जो DRT उस ट्रिब्यूनल में होती है, बोरोवर जो होता है उसके अगेंस्ट में बैंक या तो ओरिजिनल एप्लीकेशन करके रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करती है, और अगर कोई सिक्योर्ड एसेट्स होता है तो सरफेसी लॉ का इन्वोकेशन करती है। दोनों अलग अलग प्रोसीडिंग्स है। लेकिन जब अगर आप ओरिजिनल एप्लीकेशन है, रिकवरी क्लेम करते हो, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए या डिक्री मांगते हो, तो आप ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करते हो बोरोवर के अगेंस्ट में। और कई बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल बोरोवर होता है, जैसे कंपनीज़ है, तो बोरोवर के साथ में जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं या अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो पर्सनल गारंटी भी देते हैं। क्योंकि सिक्योर्ड एसेट्स के अलावा जो बैंक्स होती है नॉर्मली वो फर्दर क्लेम को सिक्योर करने के लिए पर्सनल गारंटीज वगैरह जो है वो एग्जीक्यूट करवा लेती है। तो ये जो बोरोवर्स होते हैं उनके क्लेम के बिहाफ पे बैंक को अगर किसी ने पर्सनल गारंटी दी है और अगर ओरिजिनल एप्लीकेशन DRT में फाइल हुआ है बैंक की तरफ से उस बोरोवर और गारंटर के खिलाफ, क्योंकि गारंटी इन्वोक की जाती है और गारंटी जो है इन्फोर्स भी की जाएगी इंडिपेंडेंटली, जॉइंटली एंड सेवरेबली इसका इम्प्लीकेशन होता है। या तो बोरोवर के साथ में इसको इन्वोक की जाएगी या इंडिपेंडेंटली भी आप इन्वोक कर सकते हो। ये लॉ है और एक क्लियर कट लॉ है। तो अगर रिकवरी सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल हुआ बैंक की तरफ से बोरोवर और गारंटर के खिलाफ, प्रोसीडिंग्स चली, रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह फाइल हुआ, एविडेंस फाइल हुआ, बाद में अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने, DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू कर दिया और अब वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रही है। अगर वो DRT में आपने चैलेंज वगैरह नहीं किया, अगर रिकवरी सर्टिफिकेट स्टे वगैरह नहीं हुआ, अल्टीमेटली जो है रिकवरी सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ है और वो इन्फोर्समेंट में है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में है। और ऐसे में जो पर्सनल गारंटर है जिसके खिलाफ भी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ रहता है, जिसने कोई पेमेंट जो है ओरिजिनली उसने कोई पेमेंट जो है
लिया नहीं होता है, वो एक गारंटर रहता है जिसका ओरिजिनल जो रिसीवर जो है लोन अमाउंट का वो बोरोवर ही होता है। तो ये इशू अराइज हुआ कि अगर ऐसे मसले जो बैंक या कोई क्लेमेंट जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है 1 करोड़ के ऊपर, और ऐसे में कोई आईबीसी प्रोसीडिंग्स जो है उस कंपनी जो कहीं किसी डीआरटी के प्रोसीडिंग्स में इंडिपेंडेंटली बोरोवर रही होगी, उस कंपनी के अगेंस्ट में अगर आईबीसी इन्वोक किया जाता है, और ऐसे में अगर आईबीसी इन्वोक करने के बाद में आईबीसी एडमिट होता है और रिजोल्यूशन प्रोसेस चालू होता है, यानी कि आईआरपी अपॉइंट होता है, फिर बाद में सीआरआईपी वगैरह जो प्रोसेस होता है, अगर वो होता है तो क्या ऐसे में ये क्वेश्चन रहेगा कि जिसने पर्सनल गारंटी दी है, जिसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है डीआरटी में, और जिसने कोई पेमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ द गारंटी टू द क्रेडिटर नहीं दी है, क्या उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर एक्सेप्ट किया जाए एनसीआरपी की तरफ से। तो ये मसला जो है वो डिसाइड हुआ 27 नवंबर 2024 को। प्रोसीडिंग्स जो हुई थी वो बेसिकली सुरेश कुमार एंड अनदर जो गारंटर थे जो अपील में आए अगेंस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रोसीडिंग्स थी। तो जिस्ट ऑफ इवेंट जो है वो मैं आपको बता दूं, ब्रीफ जिस्ट ऑफ इवेंट वो ये है कि 14 फरवरी 2020 को CIRP यानी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अगेंस्ट द कॉरपोरेट डेटर, जो कॉरपोरेट डेटर ये है राम हरि ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, कमेंस्ड ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। बात समझ में आ गई होगी कि राम हरि ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट में आईबीसी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो चालू हुई, 14 आईबीसी प्रोसीडिंग्स वगैरह एडमिट हुई, और फिर बाद में 14 फरवरी 2020 को उसमें जो है ऑर्डर पास होता है NCLT के कंसर्न बेंच से, और वहाँ से वो प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। IRP जो है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है COC कमिटी ऑफ कॉर्पोरेट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ ओनली अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन 16/3/2020। यानी जो IRP अपॉइंट होता है IBC प्रोसीडिंग्स के अंदर, IBC अगर एडमिट होती है तो IRP अपॉइंट होता है, और उस IRP ने COC यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट की, और इसमें जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को लेकर ही की, ठीक है। और वो पहली मीटिंग जो है 16 मार्च 2020 को होती है। उसके बाद जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्लेम फाइल करता है 12 करोड़ 15,30,369 रुपया, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है 9 मार्च 2020 को, और फिर बाद में वो COC का मेंबर बनता है और उसका वोटिंग शेयर होता है 51.37%। उसके बाद में अपीलेंट जो प्रेजेंट अपीलेंट जिनका नाम है वो सुरेश कुमार और एंड अदर, और अनदर कौन है वो मुझे नहीं मालूम, बट मेन अपीलेंट जो है सुरेश कुमार, और पर्सनल गारंटर थे, और भी पर्सनल गारंटर है इसमें। तो अपीलेंट जो पर्सनल गारंटर है और द फाइनेंशियल फैसिलिटीज विच वाज एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू द कॉर्पोरेट डेटर इन 2012। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लेंडर था, बैंक है, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया था वो राम हरि ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को दिया था 2012 में, जो कॉर्पोरेट डेटर है NCLT के सामने, जिसमें IBC इन्वोक हुआ है और एडमिट हुआ है और IRP अपॉइंट हुआ है, ये जो मैंने नरेशन ऑलरेडी दिया है। इसी फाइनेंशियल असिस्टेंस में जो 2012 में इस कॉर्पोरेट डेटर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देती है, उसमें ये जो अपीलेंट है वो पर्सनल गारंटर होते हैं। फिर उसके बाद का इवेंट है ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एप्लीकेशन DRT में फाइल होता है। ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिकवरी सर्टिफिकेट वाज इशूड ऑन 28 जनवरी 2020 बाय DRT अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एंड अपीलेंट्स।
ऑब्वियसली बोरोवर और गारंटर के अगेंस्ट में बैंक ने प्रोसीडिंग्स फाइल की, ओरिजिनल एप्लीकेशन, और रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ, और वो 28 जनवरी 2020 को रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है. इन परसुएंस ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट द अपीलेंट्स हैव नॉट पेड एनी अमाउंट. अब रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हुआ, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चालू हो गई होगी, बोरोवर जो है उसके अलावा गारंटर का जो इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए टूवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट, वो उन्होंने उसका 1 रुपया भी नहीं दिया. फिर उसके बाद का इवेंट है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि आरपी ईमेल लिखता है 8 जून 2020 को, और एक रिपोर्ट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी बाय एडिंग द अपीलेंट एज ए अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर. सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इस ईमेल के तहत जो है वो आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इन अपीलेंट को, जो अभी एनसीएलटी में अपीलेंट थे, उनको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में एज एन अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर करके ऐड करता है. उसके बाद में बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जिसने लेंड किया था लोन कॉर्पोरेट डेटर को, जिसके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट डीआरटी में इशू हुआ रहता है, वो एक आईए फाइल करते हैं 294 ऑफ 2020. और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इम्प्यून ऑर्डर जो है, जो अंडर चैलेंज है एनसीएलटी में, 1 जुलाई 2024 को वो आईए अलाउ करता है, फाइल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. Adjudicating authority held that appellants having not paid anything to the creditor, they cannot be a member of the COC. तो आइए जो सेंट्रल बैंक ने फाइल किया था, उनका बेसिक कंटेंशन यही था, क्योंकि जो अपीलेंट है एनसीएलटी के सामने, जिसको आरपी यानी कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ईमेल के तहत 8 जून 2020 के ईमेल के तहत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर करके ऐड किया, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने दे हैव नॉट पेड एनीथिंग टू द क्रेडिटर, दे कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ द सीओसी. ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो है निर्णय आता है. इसके खिलाफ जो है वो अपील फाइल होती है. अब जो इशू रेज होता है, वेदर द अपीलेंट्स आर द फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी जो पर्सनल गारंटर है, क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है कॉर्पोरेट डेटर के, एंड दे आर एंटाइटल्ड टू बी पार्ट ऑफ द सीओसी एज हैज़ बीन अलाउड बाय द आरपी. ये बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ है. जो सबमिशंस है, इन ब्रीफ नटशेल सबमिशन जो होती है, जो अपीलेंट की तरफ से सबमिशंस था, कि स्टैट्यूटरी लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एस्टैब्लिशेस 2 डिस्टिंक्ट कंडीशन फॉर श्योरिटी टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, ईदर टू रिपेइंग द डेट or by performing the act for which the principal debtor is liable. Even though appellants have not made any payment towards the discharge of the guarantee, but in event the bank proceeds to dispose of appellant's mortgage property, whether by auction or otherwise, the same shall continue fulfillment of the performance of the appellant in repayment of the loan. The appellant has created a mortgage of the immovable assets to secure the loan of the corporate debtor. By such performance, the appellant has assumed the creditor's right against the corporate debtor. In any event of the matter, the appellant's claim ought to have been recognized as a contingent or other creditor. In application filed by the Central Bank of India, appellants were not heard, and the order passed by the adjudicating authority is in violation of the principle of natural justice. जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो सबमिशन था, the appellants who have given a personal guarantee to the loan obtained by the corporate debtor from the Central Bank of India have not paid any amount, even though decree has been passed by the DRT. Hence, they cannot claim to become a financial creditor or the corporate debtor. Basically, जो कंटेंशन था बैंक का, कि ये किसी भी लहजे में किसी भी तरह
इनको आप फाइनेंशियल क्रेडिटर करके इंक्लूड नहीं कर सकते हो सीओसी में, क्योंकि इन्होंने इन डिस्चार्ज ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट उन्होंने कोई अमाउंट पे ही नहीं किया है कॉर्पोरेट डेटर को। शॉर्ट समरी बताने के बाद जो मैं फाइंडिंग है, लेंथी जजमेंट है, और लेंथी जजमेंट को अगर पूरा पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग रिमार्क है जो जजों का उन्होंने रिलायंस किया है, काफ़ी सारे जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, बट बेसिक जो है डेफिनेशन जो क्लॉज है, जो आईबीसी कोड में जो डेफिनेशन क्लॉज है, क्लेम्स का क्या मतलब है, फिर डेप्थ का क्या मतलब है, फिर मनी बोरोड, फाइनेंशियल डेट, एनी अमाउंट रेज वगैरह का क्या डेफिनेशन, इस सारी चीज़ों को एनालाइज किया, और अंत में उन्होंने सेक्शन 141 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स को भी एनालाइज किया, और फिर उन्होंने मतलब कि बेंच ने फाइनली चीज़ों को पूरे एनालिसिस के बाद, यानी डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 141 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो मद्देनज़र रखते हुए उसकी एनालिसिस के बाद में उन्होंने अल्टीमेटली ये फाइंडिंग दी। जो फाइंडिंग ये है, उन्होंने कॉन्करेंट फाइंडिंग ही रखी, मतलब जो एनसीएलटी का फाइंडिंग था उसी को बरकरार रखा। इन शॉर्ट कि वो वही कह रहे हैं कि भाई इनको आप पर्सनल गारंटर को आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि उन्होंने इन डिस्चार्ज ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट एक पैसा भी दिया नहीं है, तो आप उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं रख सकते हो। इसी चीज़ को उन्होंने बरकरार रखा। तो ये मैं उनकी जो क्लोजिंग ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूडिंग, जिसे लीगल लैंग्वेज में ऑपरेटिव पार्ट कहते हैं, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जो डिटेल एनालिसिस है, इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन we are of the view that the personal guarantors who have not made any payment in discharge of their guarantee given to the Central Bank of India cannot be accepted as a financial creditor of the corporate debtor, nor any voting share can be allocated to them in the CIRP of the corporate debtor. We do not find any error in the order of the adjudicating authority, वो जो कि NCLT है, holding that the appellants who have not made any payment to the creditor to be treated as a financial debtor. There is no infirmity in the order passed by the adjudicating authority allowing the IA 294 of 2020 जो बैंक ने फाइल की थी, insofar as the submission of the counsel of the appellant that in view of the matter the appellant's claim shall be treated as a contingent claim. We only observe that in any event any amount is recovered from the appellant before the close of CIRP, it is always open for the appellant to bring such material before the RP to be placed before the COC to take decision regarding the contingent क्लेम ऑफ द अपीलेंट। मतलब फाइनली जब अपीलेंट यानी जो पर्सनल गारंटर उन्हें लगा कि एनसीएलटी का जो डिसीजन है उसको बरकरार रखा जाएगा, तो उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा कि भाई उनके क्लेम को, बीइंग अ पर्सनल गारंटर, उनके क्लेम को कॉन्टीजेंट क्लेम करके रखा जाए। उस पर भी उन्होंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन देंगे नहीं। इन एनी इवेंट अगर ऐसा कोई अमाउंट आपकी तरफ से रिकवर किया जाता है तो वो फिर वो मटेरियल जो है आरपी के सामने रखा जाएगा, और वो फिर डिसाइड करेंगे कि उसको कॉन्टीजेंट क्लेम करके रखना है या नहीं है रखना है। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी जो है वो चंडीगढ़ बेंच है, और ये चंडीगढ़ बेंच के सामने जो आईबी प्रोसीडिंग, कंपनी पिटिशन आईबी जो है वो 6/29/2019 है। ये जो मसला चंडीगढ़ बेंच के सामने था, जिसके खिलाफ ये जो है एनक्लैट में बैंक के आईए के ऊपर जब ये निर्णय लिया गया कि पर्सनल गारंटर को आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं रख सकते हो, इस फैसले का जो निर्णय लिया गया था चंडीगढ़ बेंच की तरफ से, उसको चैलेंज करते हुए पर्सनल गारंटर ने एनक्लैट में फाइल की अपील, जिसको सुनवाई के बाद में 27 नवंबर 2024 को एनक्लैट के चेयरपर्सन बेंच के थ्रू चंडीगढ़ एनसीएलटी बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी पर्टिकुलरली आईबीसी स्पेसिफिक लॉ के बारे में पसंद आई हो, और फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अगले कानूनी मसले को लेकर। तब तक के लिए आप सभी से विदा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।